हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोल सकते हैं। क्लियर? हेडिंग क्या हो जाएगा आज का? एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमें ये बात पता है कि ओर हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से मिलता है, और वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है, जैसे कि सैंड है, सॉइल है, और इन सारी इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। और इन गैंग को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स भी यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहां से क्या लिखेंगे हम ओर के बारे में? ओर माइंड फ्रॉम अर्थ and it have a lots of impurities like sand, soil, etc. These impurities, इन impurities को क्या बोलेंगे हम? These impurities called gang. These impurities called gang. और हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके इस गैंग को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे मेटल से। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहां पे? डिफरेंट मेथड इज यूज टू सेपरेट और टू रिमूव, डिफरेंट मेथड्स इज यूज्ड टू रिमूव these impurities. और वो कौन कौन से मेथड है? किन किन मेथड से हम इस इम्प्योरिटीज को सेपरेट करेंगे? पहला आपने ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में सुना होगा। देखो, मैं सिर्फ अभी आपको नेम बता रही हूं क्योंकि ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको इसका डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि अभी ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ हेडिंग हम जानेंगे। क्लियर? तो some of these methods are कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड है फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन। तो ये मेथड्स हैं इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए। क्लियर? अब हम क्या जानेंगे? देखो, इन मेथड्स को तो अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, या फिर जो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, उनको हम सेपरेट करेंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। कैसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि लो होगा रिएक्टिविटी में?
एक्सट्रैक्शन extractions of low reactive metals. लो रिएक्टिव मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. जनरली ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते. क्लियर? दीज मेटल्स आर जनरली अनरिएक्टिव. एंड नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये? नेचर में या तो प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो अपने नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे. और इनको हम सिर्फ हीट करके ही सेपरेट कर सकते हैं. मतलब ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे और मेटल सेपरेट हो जाएगा सिर्फ हीटिंग से ही. क्लियर है? ये कैसा है? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल में ही देखने के लिए मिलता है हमको. तो दीज मेटल्स आर जनरली, these metals are generally unreactive. ये मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली अनरिएक्टिव होते हैं. ठीक है? एंड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. एंड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? ये ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं. और क्या करेंगे? सिर्फ इनको हीट करके सेपरेट कर देंगे. ठीक है? दीज ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड, these oxides can be reduced to metal by heating alone. By heating alone. क्लियर है? इनको हम सिंपली हीट करके सेपरेट कर देंगे. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जानेंगे हम. एग्जाम्पल है इसका, हमारे पास दिया हुआ है HgS. इसको सबसे पहले हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा. ये हो जाएगा HgO प्लस SO2. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 3 है और यहाँ पे 2 ही है. तो उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा. फिर 2 और 4 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 3. तो इस तरीके से अब हम फर्दर इसको HgO को, मर्क्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हम हीट करेंगे तो ये हो जाएगा HgO. इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, सिर्फ Hg बचेगा और O2 यहां से रिलीज हो जाएगा. क्लियर है? Hg किस फॉर्म में रहेगा? मर्क्यूरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिक्विड. पहले क्या था? HgO. ये सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन हीट करने के बाद मर्क्यूरी अलग हो गया, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया जो कि लिक्विड स्टेट होता है उसका. क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट ले लेते हैं. CuS हमने लिया है, Cu2S, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है सल्फर की. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CuO प्लस SO2. फिर से यही आएगा. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम. यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2. अब 2 और यहाँ पे कितना है? 6 है, तो फिर से यहाँ पे 3 आएगा. अब हम फिर से कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे. कॉपर ऑक्साइड को हमने किया यहाँ पे हीट, तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन. कॉपर प्लस ऑक्सीजन. क्लियर है?
इस तरीके से आप इसको अपनी तरफ से बैलेंस कर लेना। तो ये था हमारा जब हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट था, सिर्फ हमने उसको हीट किया है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हीट करने से ही हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट किस टाइप के मेटल को? जो अनरिएक्टिव मेटल हो, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड क्या है? एक्सट्रैक्शंस ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। सेकंड है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाएंगे। राइट? तो क्या हो जाएगा? दीज मेटल्स आर जनरली फाउंड in the form of किस की फॉर्म में? ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में एंड कार्बोनेट की फॉर्म में। अगर मेटल सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को अलग करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है? क्या होगा? इफ मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, और क्या हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट, then first we will convert them into its ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में क्यों करेंगे? बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट metals from oxide form, क्लियर है? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे सल्फाइड फॉर्म को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कैसे कार्बोनेट फॉर्म को हम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने तो ये सोच लिया कि हमारे पास अगर सल्फाइड की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में ये मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हमें क्या चाहिए? हमें प्योर मेटल चाहिए। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट हम? इसके लिए दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है क्या हो जाएगा? रोस्टिंग, एंड दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन। क्लियर? फर्स्ट प्रोसेस इज रोस्टिंग एंड द सेकेंड प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। तो हम जानेंगे कि रोस्टिंग क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? रोस्टिंग के बारे में जानेंगे। रोस्टिंग क्या होता है? यहां पे हम एक्स्ट्रा यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट देके मेटल्स को सेपरेट करते हैं, मेटल्स को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? किसमें? रोस्टिंग में। और किस टाइप के एलिमेंट्स में रोस्टिंग यूज होता है हम पहले वो जानेंगे। ओके? अगर हमारे पास मेटल्स जो है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? रोस्टिंग वाला प्रोसेस हम यूज करेंगे और उसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो रोस्टिंग क्या लिखेंगे हम? रोस्टिंग क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ converting sulfide ore into its oxide form
by giving excess of air, by giving excess of air। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जहां पे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हमने दे दिया ऑक्सीजन, अब क्या हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो ZnO प्लस SO2, रिएक्शन को करेंगे बैलेंस हम, और ये 3 हो जाएगा। जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो इस तरीके से हम रोस्टिंग का प्रोसेस यूज करेंगे। अब आते हैं हम कैल्सिनेशन पे। क्या होता है कैल्सिनेशन? जैसे ये सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट था, अगर मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम कैल्सिनेशन का यूज करेंगे। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखो, कार्बोनेट कैल्सिनेशन CC, ठीक है? बस एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो अगर मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन का यूज करेंगे। और कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को प्रोसीड कराते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कैल्सिनेशन क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, it is a process of converting carbonates, it is a process of converting carbonates ore into its oxide form, into its oxide form in absence of ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, एब्सेंस हो। क्लियर है? इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसको हीट कर रहे हैं बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये बन जाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। डन? इसके बाद है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम मेटल ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। क्लियर? रिडक्शन ऑफ metal oxide, reduction of metal oxide to metal। तो अगर हमें रिडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है? metal oxides are reduced to corresponding metals by using reducing agent, by using reducing agent। और reducing agent में क्या होगा, such as coke और highly reactive metals। क्लियर है? और यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कोक, क्या हो जाएगा, सच एज कोक और हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सच एज कोक और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या आएगा, लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम एटसेट्रा, इसको हम यूज करेंगे। क्लियर है? और ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of their reactivity, on the basis of their reactivity, किसके बेसिस पे? ये reactivity using, on the basis of reactivity using displacement reaction. अब इसी रिएक्शन से रिलेटेड हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन. क्या होता है थर्माइट रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन में जब हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और ये रेलवे ट्रैक्स या फिर जो क्रैक्ड मशीन होती है उनको जोड़ने के काम आता है. ठीक है, ये किसमें? वेल्डिंग में काम आता है. वेल्डिंग आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं? आयरन को जोड़ने के लिए यूज करते हैं. क्लियर है? तो उसमें क्या यूज होता है? थर्माइट रिएक्शन यूज होता है. इन रिएक्शन ऑफ, इसमें क्या है? रिएक्शन ऑफ कौन कौन सा? आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम. रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3. यहां पे क्या करें हम? आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? विद एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है. टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ से? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ पे अकेला आयरन बचेगा और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा. टू प्रोड्यूस आयरन एंड एल्यूमिनियम, टू प्रोड्यूस आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, which is used किसमें यूज आएगा? which is used to join railway tracks और cracked machine. ये इनको ज्वाइन करने के काम आता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन. एंड दिस प्रोसेस is known as थर्माइट रिएक्शन. और इसको और क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन के साथ साथ थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं. और थर्माइट वेल्डिंग. क्लियर है? जो हमने अभी थ्योरी की फॉर्म में लिखा है उसको अब हम एक बार क्या करेंगे? रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. यहां पे विजिबल है, यहीं पे लिख देते हैं. रिएक्शन क्या हो जाएगा? Fe2O3, जब Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Al2O3 प्लस Fe. और ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. क्लियर है? Fe2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव Al2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ आयरन. कौन सी रिएक्शन है ये? थर्माइट रिएक्शन है. क्लियर है इतना? ओके. अब देखो यहां पे हमने क्या किया है? मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया. जब हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी. क्लियर है? ओके. द रिडक्शन ऑफ metal oxide to form metal by using reducing agent
by using reducing agent like aluminium, then the reaction of metal oxide to form metal by using a reducing agent like aluminium, then this process is known as aluminothermy. ठीक है, aluminothermy. क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर है? एक्सट्रैक्शंस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल. ये थर्ड है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में तो प्रेजेंट होंगे नहीं. ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? अब तक जितने भी हमने प्रोसेस लगाए थे, चाहे वो लीस्ट रिएक्टिव के लिए हो, चाहे वो मॉडरेट रिएक्टिव के लिए हो, हाईली रिएक्टिव में दोनों में से कुछ भी काम नहीं करेगा. क्लियर है? कौन कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल हो सकते हैं? सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है. ठीक है, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. एंड हाईली रिएक्टिव metals are separated by इलेक्ट्रोलिसिस. कैसे सेपरेट होगा वो? इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से सेपरेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, और वी कैन से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, जैसे कि NaCl है हमारे पास. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब है कि उसके पास एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा. क्या क्या होगा? एक कैथोड है बीकर में और एक एनोड है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, NaCl अगर हमने डाला तो NaCl Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा, दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखो, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो आप सबको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे जो सोडियम है वो किसके पास जाएगा? एनोड के पास जाएगा. और जो क्लोरीन है वो जो सोडियम है वो कैथोड के पास जाएगा और जो क्लोरीन है वो एनोड के पास जाएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा. हमें अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, NaCl में से सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे. अब सोडियम जो NaCl है वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा अपने कटायंस में, और कटायंस कौन कौन से होंगे? Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा. क्योंकि सोडियम खुद पॉजिटिव है वो जाके चिपक जाएगा किस पे? कैथोड पे. ये जाके किस पे चिपक जाएगा? कैथोड पे. और क्लोरीन किस पे जाके चिपक जाएगा? एनोड पे जाके चिपक जाएगा. और जिससे हम क्या करेंगे? फिर कैथोड पे से सारे सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये किस में होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है. क्लियर है? इतना समझ आया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? मेटल्स को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे. क्लियर है इतना? अब इसके बाद है यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस पूरा कवर कर लिया है हमने. अब आता है कोरोजन. लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फिर चैप्टर हमारा फिनिश है. हमने कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. कोरोजन क्या होता है? जब मेटल्स
एयर, मॉइस्चर, वाटर इनकी कांटेक्ट में आते हैं और लंबे टाइम तक इन्हीं की कांटेक्ट में रहते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल्स को धीरे धीरे खाता रहता है और उसको खोखला कर देता है। फिर वो जो मेटल है वो पाउडर फॉर्म में हमें दिखने लगता है, फिर उसका कलर कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें क्या हो गया, कोरोड हो गया, वो उसमें कोरोजन हो गया। क्लियर है? जैसे कि आपने बोर्ड देखा होगा अपने स्कूल में, अगर व्हाइट बोर्ड होगा तो उसके साइड साइड में क्या लगता है, एल्यूमिनियम की पट्टी लगी होती है, तो वो कुछ टाइम के बाद ग्रेइश कलर में हो जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोरोड हो रहा है। या फिर आपके घर में अगर कॉपर का जग होगा तो आप देखोगे कॉपर के जग में अंदर अंदर क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सा वो कलर शो करने लग जाता है। इसका क्या मतलब है कि कॉपर के जग में आप पानी रखोगे, वो पानी से रिएक्ट करके उसको कोरोड कर रहा है। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो होता है कोरोजन क्या है और रस्टिंग क्या है। ठीक है, आपने रस्टिंग वर्ड भी सुना होगा, आपने कोरोजन वर्ड भी सुना होगा। कोरोजन हम जनरली सारे मेटल्स के लिए यूज करते हैं एक्सेप्ट आयरन। जब हम आयरन की स्पेसिफिकली जब हम आयरन की बात करते हैं तब हम वहां पे कोरोजन वर्ड यूज ना करके हम रस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंस समझ आया? कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम अभी कोरोजन की बात कर रहे हैं कि कोरोजन क्या है। The eating up of metals, यहां पे क्या हो रहा है, मेटल्स को खाया जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, बाय द एक्शंस ऑफ एयर, मॉइस्चर्स और बाय द एक्शंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, और इसकी जगह हम वाटर लिख सकते हैं क्योंकि वाटर में ही मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, इवन एयर में भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और केमिकल सच एज कौन सा केमिकल हो गया, जैसे कि एसिड हो गया, ये भी चीजों को क्या करता है, खराब कर देता है, सच एज एसिड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स बाय द एक्शंस ऑफ एयर, मॉइस्चर्स और वाटर और केमिकल सच एज एसिड्स ऑन देयर सरफेस, वो क्या करेगा, उसके सरफेस पे जाके चिपक जाता है, ऑन देयर सरफेस इज नोन एज, क्या हो जाएगा, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब अगर हम बात करें रस्टिंग की, तो रस्टिंग के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा रस्टिंग में, यहां पे हम स्पेसिफिकली किसकी बात करते हैं, यहां पे हम आयरन की बात करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा, आयरन की बात करेंगे, वी जनरली यूज रस्टिंग फॉर आयरन मेटल। हम जनरली क्या करते हैं, आयरन मेटल के लिए रस्टिंग का वर्ड हम यूज करते हैं, सेम मतलब है, मतलब दोनों का काम सेम ही है कि ये भी आयरन भी खराब हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर, केमिकल्स, तो बस सिर्फ आयरन है इसमें, इसलिए हमने रस्टिंग का यूज किया इसमें, और ऊपर वाले में आयरन को छोड़ के बाकी कोई सा भी मेटल होगा तो उसके लिए हम कोरोजन का टर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब जब रस्टिंग लग रहा है तो इससे पता है आपको कितना ज्यादा नुकसान होगा, हर साल करोड़ों का नुकसान होता है रस्टिंग और कोरोजन की वजह से, क्योंकि अब अगर हम शिप्स की बात करें तो वो हर टाइम पानी में ही रहता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, ओशंस वगैरह में नमक भी प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, उसको और जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब जैसे कि ब्रिजेस वगैरह है वो भी ऐसे खुले में ही हैं, इवन जो हमारे घरों में आयरन्स वगैरह यूज होते हैं या फिर अदर मेटल्स वगैरह यूज होते हैं वो भी तो खुले में रहते हैं, हम उनको ढक के थोड़ी रखते हैं, तो उनको भी हमें प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंशन हम देखेंगे कि कैसे हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब पेंट वगैरह होता है तो जो घर की खिड़कियां हैं या फिर जितने भी मेटल्स की चीज़ें उन पे भी ऑयलिंग की जाती है, उन पे ग्रीस की जाती है। आपने कभी नोटिस किया ये सारी चीज़ें? तो हम इसको पेंट करके बचा सकते हैं बाय
पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग करके बचा सकते हैं, और क्या हो सकता है इसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर लगा देते हैं। देखो जनरली जो आयरन है वो ऐसे खुले में, ऑक्सीजन हर जगह है, ऑक्सीजन क्या करेगा उसके सरफेस पे आके स्टक हो जाएगा और धीरे धीरे उस आयरन को खोखला करने लग जाएगा। लेकिन जैसे उसके ऊपर हम ऑयलिंग कर देंगे, उसके ऊपर हम पेंटिंग कर देंगे, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा मेटल के, वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, उस ग्रीस के कॉन्टैक्ट में आएगा। हमने ग्रीस लगाया, फिर ऑयलिंग की है या फिर दूसरे मेटल की कोटिंग की है, हम एक मेटल पे दूसरे मेटल की भी कोटिंग कर सकते हैं। और जैसे कि जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उसमें सिंपल हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि हर 1 साल 2 साल में ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनको पेंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है वो जानेंगे हम। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक, जिसपे हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है तो उसमें क्या होता है, ये आयरन है, ठीक है, आयरन के ऊपर हमने किसकी कोटिंग कर दी, जिंक की कोटिंग कर दी है इस तरीके से। अब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आप सबको पता है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। अब ऐसा कैसे हो गया कि हमें आयरन को बचाना है और उससे ज्यादा रिएक्टिव हमने मेटल इस पे लगा दिया, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो आसपास, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल को पहले प्रेफर करेगा, तो वो जिंक को पहले प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू आयरन। तो अगर पूरे ब्रिज पे, फिर पूरे मेटल की रॉड पे थोड़ा सा भी जिंक बचा हुआ है तो वो जो ऑक्सीजन है वो आयरन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक सारा जिंक खत्म नहीं हो जाता। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है मेटल्स को प्रिवेंट करने का। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं और टिन की प्लेटिंग भी कर सकते हैं। हम टिन की प्लेटिंग कर सकते हैं, हम ग्रीस कर सकते हैं, हम एलॉय कर सकते हैं। मतलब अगर हम क्या करेंगे, मेटल्स को मिक्स कर देंगे, जो प्योर मेटल होगा वो उसके खराब होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, हम क्या करेंगे उसमें और मेटल्स को मिक्स कर देंगे, हम उसका एलॉय फॉर्मेशन कर देंगे। अब मेटल्स को एलॉय बनाने से क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो एबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और वो बहुत टाइम बाद खराब होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इवन हमने 3rd चैप्टर की NCERT रीडिंग भी कर ली है। अब बस इंटेक्स क्वेश्चन बचा हुआ है और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट 2 क्लास में हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।